हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में मोटिवेशन का थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि था हमारा मैकजियोस की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। उससे पहले हम कर चुके हैं हेर्ट्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, एंड उससे भी पहले हमने की थी मास्लोज नीड हायरार्की मॉडल। यानी हमने ये सारी थ्योरी कर ली है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से हमारे चैनल की प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओचीज थ्योरी जेड, जो कि आपकी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओचीज थ्योरी जेड कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, ये जान लेते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल अटेंशन इज बीइंग फोकस्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द जापानीज इकोनॉमी एंड द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस बीइंग अडॉप्टेड बाय जापानीज फर्म्स। देखिए, आपको पता होगा एक टाइम ऐसा आया था, अभी भी हालांकि आप देखो तो जापानीज की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ होते हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत बेहतरीन है, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बेहतरीन बनते हैं। तो इसीलिए जब अमेरिका में ये चीज़ हुई, अमेरिका में वो चीज़ देखी गई, तो उनको लगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जापानीज में ज़्यादा हो रही है बट हम लोग नहीं कर पा रहे, और इसीलिए उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनके वहाँ का काम है वो बहुत अच्छा है, बट हमारे यहाँ पे कुछ लैक हो रहा है, वो क्या है। ये बात वहाँ पे देखी गई। इंटरेस्ट इन जापानीज मैनेजमेंट हैज rapidly increased in America and other country. Then William Ochi made a comparative study of America and Japanese management practice. तब क्या हुआ, एक सर आए जिनका नाम था ओची। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जापानीज कर रहे हैं बट अमेरिका में नहीं हो पा रही। उन्होंने देखा कि कौन सी चीज़ है जो जापानीज कर रहे हैं अमेरिका में नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हमारे बीच में इतना डिफरेंस आ गया है, यानी टेक्नोलॉजी में इतना डिफरेंस आ गया है। क्योंकि उस टाइम पे जब ये थ्योरी बनी तो जापानीज की जो टेक्नोलॉजी थी उस पर काफ़ी लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था कि कैसी मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। So he come to the conclusion that many of the Japanese management practice can be adopted in American context. तो उन्होंने जब ये स्टडी की, उन्होंने जब पूरी चीज़ें देखी, तो वो एक कंक्लूजन पे आए कि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे हो रही हैं बट हमारी कंट्री में भी होनी चाहिए, या हमारी कंट्री भी उसको अडॉप्ट कर सकती है। तो उन्होंने जो था वो थ्योरी जेड को बनाया और ये बताया कि ये हमारी थ्योरी जेड है, जो कि हम चेंज कर सकते हैं, जो कि हम देख सकते हैं, और ये सजेशन में उन्होंने दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने दिखाया है कि कौन कौन सी थ्योरी थी। तो टाइप ए ऑर्गेनाइजेशन, जो कि थी अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन, टाइप जे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जापानीज ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिर बाद में ओची जी ने क्या बोला, उनकी भी यहाँ पे थ्योरी जेड में हमने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला वो था डिसीजन मेकिंग। अमेरिका में जो डिसीजन मेकिंग होता था वो एक इंडिविजुअल मैनेजर करता था, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है, जो ऊपर पोस्ट पे होता है, वही एक डिसीजन ले सकता था। लेकिन जब जापानीज की तरफ देखा गया तो वहाँ पे ग्रुप डिसीजन लिए जाते थे, वहाँ पे हर व्यक्ति को इंक्लूड किया जाता था कि हमें ये डिसीजन लेना है, आप अपनी राय बताइए, हमें ये डिसीजन लेना है, आप अपनी राय बताइए। तो ओची जी ने देखा कि ये चीज़ जो है ये एक्चुअली में हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेहतरीन डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सो एम्फेसिस ऑन ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड कंसेंसस, यानी ये बोला गया कि हमें भी यहाँ पे जो है वो ग्रुप पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, पूरे ग्रुप को साथ में लेकर के कोई डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट आई बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो जब अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशंस में देखा गया तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक इंडिविजुअल के असाइन की जाती थी। मान लीजिए एक काम करना है तो वो एक इंडिविजुअल को ही बोला जाता था। लेकिन जब टाइप जे यानी जापानीज ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरे एक ग्रुप की थी। ऑब्वियसली डिसीजन एक पूरा ग्रुप ले रहा है, वहाँ पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ग्रुप की बना दी गई कि पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिससे क्या हो गया, हर एक इंडिविजुअल को अपना अपना भी सोचना था, साथ ही साथ ग्रुप का भी लेके चलना पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने बोला थ्योरी जेड में कि असाइन्ड ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, यानी हमें जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है।
नेक्स्ट इज योर कंट्रोल। कंट्रोल के बारे में देखा गया तो एक्सप्लेंट एंड फॉर्मल कंट्रोल, वहां पे क्या होता था, अकेला कंट्रोल होता था और सिर्फ फॉर्मली कंट्रोल किया जाता था। लेकिन जापानीज में था जो वो था इम्प्लीकेट एंड इनफॉर्मल कंट्रोल बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड गुडविल। वहां पे आपने इनफॉर्मल कंट्रोल भी देखा गया, सिर्फ फॉर्मल तरीके से फॉर्मल पैटर्न में नहीं, इनफॉर्मल पैटर्न में भी ट्रस्ट एंड गुडविल के नाम पे भी आपका वहां पे कंट्रोल बनाया गया। यानी काम का जो बाहर तरीका हुआ, यानी एक बॉस और एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तरीके से ही कंट्रोल नहीं करते थे, बाहर भी वो उनका बातचीत होता था, वो बाहर भी एक इनफॉर्मल तरीके से भी बात करते थे और उसको आगे बढ़ाते थे। अटेंशन ऑन इनफॉर्मल कंट्रोल एंड एक्सिस्टेंस ऑफ एक्सप्लिट परफॉर्मेंस मेजर्स। तो थ्योरी Z में ये बताया गया कि आपको भी थोड़ा इनफॉर्मल कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तरीके तक ही ना बंधे रह जाए, इनफॉर्मली भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल तक उसको लेके जाएं। नेक्स्ट बात आई परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड प्रमोशन ऑफ पर्सनल, यानी किस किस तरीके से आप प्रमोशन करते हो, किस किस तरीके से आप किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो कि उसने जॉब अच्छा किया या खराब। तो अमेरिका में क्या था, वो बहुत जल्दी प्रमोशंस देते थे और जॉब हॉपिंग होती थी। ठीक है, यानी कोई इंसान ने आज ज्वाइन किया, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको फटाफट आप जो करते थे प्रमोट कर देते थे। लेकिन जापानीज में क्या था, जापानीज में बहुत धीरे आपको प्रमोशन मिलता था, आप बहुत टाइम तक उनके साथ रहते थे, जब काफी ज्यादा अच्छा काम करते थे तब ही आपको जाके प्रमोशन मिलता था। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो भी आपको एक साल में प्रमोट कर दिया जाएगा, नहीं, एक लिमिट उन्होंने बना रखी थी कि इतने लिमिट के बाद ही हम इनको प्रमोशन देंगे, भले ये कितना भी अच्छा काम करें। तो थ्योरी Z में बोला गया कि आपको भी स्लो प्रमोशन करना चाहिए, एम्फसाइजेस ऑन इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग देन प्रमोशन। और साथ ही साथ क्या था, इवैल्यूएशन करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए और तब जाके कहीं प्रमोशन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया किसी एक प्रोजेक्ट में देन आप उनको प्रमोट कर दो, नहीं। नेक्स्ट इज करियर पाथ। करियर पाथ कैसा होता था, अमेरिका में जो था वो एक ही करियर पाथ को स्पेशलाइज कर देते थे कि अगर आप अकाउंटिंग में हो, कोस्ट अकाउंटिंग में हो, तो आप एज अ कोस्ट अकाउंटेंट ही पूरा अपना स्पेशलाइजेशन कर लेते थे एक करियर के लिए। पीपल स्टिक टू वन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, और लोग भी क्या करते थे, एक ही एरिया के अंदर ही अपना स्पेशलाइजेशन कर लेते थे। बट वहीं जापानीज में क्या होता था, वो बहुत ही जनरल करते थे कि हर एक व्यक्ति को हर एरिया का कुछ ना कुछ काम आना चाहिए, ताकि कल को अगर हमारे पास एम्प्लॉयज की कमी होती है या कुछ होता है तो हम उनका भी यूज कर सके। तो ये कहा गया जापानीज में कि आपको हर ऑपरेशन, हर एरिया का ऑपरेशन समझना पड़ेगा। थ्योरी Z में इन्होंने बोला वेरी जनरल जॉब रोटेशन एंड ब्रॉड बेस्ड ट्रेनिंग इज गिवन टू फील दैट दे आर सुटेबल इन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप क्या करो, जॉब रोटेशन करो, यानी हर जॉब पे उनको भेजो, हर थोड़ी थोड़ी जॉब उनके एरिया से रिलेटेड हो या उससे थोड़ा सा आस पास हो तो वो करो। एंड ट्रेनिंग इज गिवन टू फील दैट दे आर सुटेबल इन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उनको ट्रेनिंग भी दो ताकि वो पता कर सके, उनको पता चले कि वो किस एरिया में, किस पार्ट में सुटेबल है, उनको ज्यादा सही लग रहा है। नेक्स्ट इज कंसर्न फॉर पर्सनल। अमेरिका में जो काम करने वाले व्यक्ति होते थे उनकी सिर्फ वर्क लाइफ से लेके इनको कंसर्न होता था, यानी उनको सिर्फ उनकी वर्क लाइफ से लेना देना होता था, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उनको कुछ लेना देना नहीं था, यानी उनके बॉस को कुछ लेना देना नहीं था। वहीं जापानीज में ये बात ध्यान दी जाती है कि उनका जो काम करने वाला व्यक्ति है उनके अंडर उनकी पूरी लाइफ को देखा जाता है कि क्या वो बिजनेस को लेकर भी ठीक माइंड में है, क्या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, तो उनको हेल्प की जाती थी, उनको उनसे बातचीत की जाती थी ताकि वो स्टेबल माइंड में काम कर सके। तो इसीलिए थ्योरी Z में ये बात बोली गई कि आप वर्कर की पूरी लाइफ से कंसर्न करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम से लेना देना रखो। अब थ्योरी Z में कुछ फीचर्स भी थे, यानी जो थ्योरी Z इन्होंने पेश की, ओचीज Z की थ्योरी, उसमें कुछ फीचर्स निकल के आए। वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द कंपनी एंड एम्प्लॉय, कि कंपनी और एम्प्लॉय में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, ज्यादा टाइम तक वो आपसे काम तक जुड़े रहे। थ्योरी Z सजेस्ट लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी एज फॉलोड इन जापान। जापान में क्या किया जाता था, लाइफ टाइम आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, वो इतनी जल्दी आपको जॉब पे नहीं रखेंगे, लेकिन वो बहुत आपको इवैल्यूएट करते हैं कि आप क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है या नहीं, तो वो आपको रखते थे और इतना जल्दी आपको जॉब से नहीं निकाला जाता था, आपको बहुत टाइम तक जितना ज्यादा हो सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ के रखा जाता था। तो यही थ्योरी Z का भी एक फीचर निकल के आया कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए कंपनी एंड एम्प्लॉय के बीच में।
एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, और ताकि हर किसी के व्यूज़ यहाँ पे आ सकें। म्यूचुअल ट्रस्ट, देयर शुड बी ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉयज़, सुपीरियर्स, वर्क्स ग्रुप, यूनियन एंड मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जब आप पूरा ग्रुप काम करोगे तो आपका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। जो आप इनफॉर्मल भी काम करते हो तो भी आपका एक ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये एक फीचर निकल के आया कि इसमें एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड यानी नो फॉर्मल स्ट्रक्चर इज रिकमेंडेड बाय थ्योरी जेड। थ्योरी जेड ने ये नहीं बोला कि आप पूरा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ही बना के रखें। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी बेस्ड ऑन टीम वर्क, टीम वर्क के ऊपर स्ट्रक्चर बेस्ड होना चाहिए, आप चाहे वो आप फॉर्मली कर रहे हैं या थोड़ा इनफॉर्मली कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, द मैनेजमेंट मस्ट वर्क टू डेवलप न्यू स्किल अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। ऐसा नहीं है कि आपने जॉब पे रख लिया बात खत्म नहीं, अब आप उनकी स्किल्स को भी ज़्यादा बेहतर कीजिए, आप उनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए नई स्किल सीखने के लिए और उनका हेल्प कीजिए। इनफॉर्मल कंट्रोल, द theories that require the manager to reduce their reliance on formal control system, यानी जो पूरा फॉर्मल तरीके से आप उनसे बातचीत करते हो उससे थोड़ा कम, उसको थोड़ा कम करें और थोड़ा इनफॉर्मल तरीके को बढ़ाएं। तो ये बात थी हमारी थ्योरी जेड में, ओचीज थ्योरी जेड में। सो आई होप आपको समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना। समझ आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।